हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू फ्री स्टडी। स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स 29 जून 2021 के। यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पर फोकस है। एंड इसके साथ साथ आप ये ज़रूर देखें कि आपको कितना समझ में आया है, कितना समझ में नहीं आया है। तो उसके लिए आप क्विज़ ज़रूर लगा कर देखें, ठीक है। चाहे तो आप इनसाइट्स आईएएस की क्विज़ फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई और जैसे विजन आईएएस हो गया तो इनकी भी आप क्विज़ रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आकलन होता रहेगा साथ साथ में कि आपको कितना याद है या क्या पॉइंट्स होते हैं जिन्हें याद रखना है। ओके, तो उससे आपको जो एक मीन्स सही डायरेक्शन मिल जाएगी। साथ साथ में मेंस के क्वेश्चन ज़रूर लिख कर देखें, एक या दो क्वेश्चंस डेली ज़रूर लिख कर देखें। एंड अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर जो भी इनसाइट्स आईएएस क्वेश्चंस अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो वो ज़रूर लिख कर देखें। चाहे गलत ही लिखें, छोटा लिखें, इलॉजिकल लिखें, बट लिखें ज़रूर। आपके अंदर अपने आप इम्प्रूवमेंट आती चली जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स पढ़ने वाले हैं 2020 के। प्रधानमंत्री आवास योजना पढ़ने वाले हैं। जीएस पेपर 2 में पढ़ेंगे गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट क्या है 1949 का, अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो कि हम 2 साल से पढ़ ही रहे हैं। अब ईरान ने क्या कहा है कि वो अपनी न्यूक्लियर साइट की जो इमेजेस है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ शेयर नहीं करेगा। ये भी आज हम देखेंगे। जीएस पेपर 3 में देखेंगे कि किस तरीके से छोटी एंड जो मध्यम जो कंपनीज होती हैं उनको बेनिफिट मिला मिला है हायर थ्रेशोल्ड से। इसके बारे में भी जानेंगे। इंडिया को क्यों चैलेंजेस आ रहे हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को बैन करने में। फैक्ट्स फॉर प्लिम्स में ड्रैगन मैन देखेंगे हम, बंगाल मॉनिटर देखेंगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स 2020। पहले तो कौन सी मिनिस्ट्रीज को रिलीज़ करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट के 3 इनिशिएटिव्स थे, जैसे कि एक तो था स्मार्ट सिटीज़ मिशन, दूसरा था अमृत। अमृत क्या था कि अटल मिशन फॉर अर्बन रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा, थर्ड वन इज़ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो इन तीनों के लिए अवार्ड्स अनाउंस किए गए, ताकि जो भी सेंट्रल ने जो 3 साल से जो इनके 3 इनिशिएटिव है पिछले 6 साल से कि जो अर्बन एरियाज़ है उनकी डेवलपमेंट करने के लिए 3 प्रोग्राम्स थे, तो उसका वो भी अपना क्या करना चाहते हैं, आकलन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे टॉप पे आया है यूपी, फिर आया है एमपी, फिर आया है तमिलनाडु। अगर आप डेली शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो टॉप करके आप लिख लीजिए यूएमटी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, या तो यूपी एमपी टीएन ऐसे करके लिखिए। डेली शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं अगर आप अच्छे से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। एंड इसके साथ साथ उनको रिवाइज ज़रूर करें अगले दिन। फिर देखिए ओवरऑल डेवलपमेंट में कौन जीता है, इंदौर एंड सूरत, तो आईएस। अहमदाबाद को स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप अवार्ड मिला है एंड चंडीगढ़ को इनोवेटिव आइडिया अवार्ड मिला है, ठीक है। इंदौर जो है, चंडीगढ़ जो है उसको मिला है अवार्ड यूनियन टेरिटरीज़ के लिए, इंदौर को मिला है किसके लिए, इनोवेटिव आइडिया अवार्ड के लिए। तो आई से इंदौर, आई से इनोवेटिव आइडिया, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये जो भी रैंकिंग होती है वो कुछ पैरामीटर्स को देखकर दी जाती है, जैसे कि वो जो सिटी हैं उनका सोशल एस्पेक्ट्स कितना है, वहाँ पे कितना अच्छा गवर्नेंस है, कल्चर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा, सैनिटेशन कैसी है, वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, बिल्ट एनवायरनमेंट कैसा है, वाटर कैसा है, अर्बन मोबिलिटी कैसी है। तो ये सब देखकर ही ये अवार्ड दिया जाता है। इसके साथ साथ क्योंकि कोविड-19 है तो ये भी देखा गया कि किस सिटी ने कितने अच्छे से कोविड-19 के कंट्रोल सेंटर्स बनाए। देन देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में ये लॉन्च किया था, अब 2021 है, तभी 6 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे यही कहते हैं कि जो कम रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूज़ कीजिए एंड जो लाइफ ऑफ सिटीजन्स हैं उनकी क्वालिटी को इंक्रीज़ कीजिए। ये ध्यान रखिएगा, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब स्टेट्स भी साथ देंगी। 4 पिलर्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसको आप SPIE स्पाई से ध्यान रखिए, मतलब लास्ट में वाई ना होकर IE है। ये है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्चुअली जब आप ये कीवर्ड्स जो है मेंस में लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए प्रीलिम्स के लिए भी लर्न करना पड़ता है, मेंस में भी काफ़ी कुछ लर्न ही करना पड़ता है। थोड़ा डिस्क्रिप्टिव तो होता है बट यू हैव टू राइट डाउन दीज पॉइंट्स।
अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में लॉन्च की गई थी। किसने की थी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पावर्टी एलिविएशन ने की थी। क्योंकि हम लोग अपनी इंडिपेंडेंस के, आज़ादी के 75 साल कंप्लीट करने वाले हैं 2022 में। तो एम यही है कि सबको उस टाइम तक घर मिले, हाउसिंग फॉर ऑल। देन देखिए, इसका एम यही था कि जो भी शहर के अंदर जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनको रिहैबिलिट किया जाए एंड एक क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर उनको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड की जाए, उनकी मदद की जाए उनका घर बनाने में, क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। एंड देखिए, जो क्रेडिट है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम की तरह है। मतलब जो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी होगी वो सिर्फ सेंट्रल देगा, स्टेट नहीं देगा। लेकिन बाकी जो तीनों कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि स्लम रिहैबिलिटेशन हो गया, पार्टनरशिप हो गई, बेनिफिशियरी जो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, तो इसके लिए स्टेट भी साथ देगा। लेकिन क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए सिर्फ सेंट्रल साथ देगा, स्टेट नहीं। अब यही जो होगा वो प्रीलिम्स के अंदर पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। हाउसेज जो होते हैं वो फीमेल मेंबर्स के नाम पर अलॉट किए जाते हैं एंड घरों के अंदर सभी फैसिलिटी होती है, जैसे टॉयलेट फैसिलिटी हो गई, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, पावर सप्लाई हो गई। एंड प्रेफरेंस भी दी जाती है वो लोग जो कि डिसेबल्ड है, एसटी है, एससी हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटीज़ है या फिर ट्रांसजेंडर है। अभी 1 करोड़ 12 लाख जो घर हैं वो सैंक्शन किए गए, जिसमें से 82.5 लाख हाउसेज ग्राउंडेड है, मीन्स अभी बन रहे हैं, एंड 48 लाख हाउसेज जो है वो कंप्लीट हुए हैं। तो अभी तो 50% से भी कम ही हाउस कंप्लीट हो पाए हैं, बट लेट्स सी कि आगे क्या रहता है। देन देखिए, गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट 1949। तो गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो अराउंड 70 ईयर्स पहले आया था। ठीक है। एंड क्यों आया था? बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के बाद आया था। तो ये क्या है? तो देखिए, बॉम्बे प्रोविंस ने इंट्रोड्यूस किया था। पहले देखिए, बॉम्बे एंड गुजरात एक साथ ही थे। 1960 में ये अलग हुए ना, लक्ष्मीकांत बुक में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे कानून बनाए गए कि मतलब ड्रग्स बहुत ज़्यादा है, नारकोटिक्स बहुत ज़्यादा है, तो इसको कंट्रोल करना है। मतलब अल्कोहल को प्रोहिबिट करना है कि ज़्यादा शराब ना पिएं। फिर 1960 में बॉम्बे को डिवाइड कर दिया गया महाराष्ट्र में एंड गुजरात में। फिर गुजरात अपनी पॉलिसी लेके आया, प्रोहिबिशन पॉलिसी। 2011 में नाम रखा गया गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट। नाउ प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वर जो है वो सबसे पहले इनेक्ट किया गया था बॉम्बे अबकारी एक्ट 1878 से, कि जो भी इंटॉक्सिकेंट यूज़ करेगा उसके ऊपर क्या लगाई जाएगी? ड्यूटी लगाई जाएगी, मतलब चार्जेस लगाए जाएंगे ना। स्टेट गवर्नमेंट यही चाहती है, क्योंकि उनका एम यही है, गांधी जी का भी मेन एम यही था कि जो ड्रिंकिंग है, देखिए अगर कोई पीता है, शराब पीता है, तो उससे बहुत मतलब मेंटल लॉस होता है, फिजिकल लॉस होता है, ठीक है, मॉनेटरी लॉस होता है, हर तरीके का लॉस होता है। तो ये जो मैनेस है इसको कंट्रोल करना है। तो इस एक्ट के अंदर ये अगर कोई भी उस चीज़ को परचेज करेगा, पोजेस करेगा, कंज्यूम करेगा, तो उसके लिए एक परमिट की ज़रूरत होती है ना। ये एक्ट ये एम्पावर करता है कि अगर कोई पर्सन बिना परमिट के ये चीज़ खरीदता है तो उसको 5 साल की सज़ा हो सकती है, 3 से 5 साल की। तो ये एक्ट है। नाउ ग्राउंड्स क्या है? देखो, राइट टू प्राइवेसी पुट्टा स्वामी केस के अंदर आई थी कि सबके पास राइट टू प्राइवेसी है। कि अब इसके अंदर ये भी आता है कि कोई क्या खाना चाहता है या क्या कोई ड्रिंक करना चाहता है, तो ये प्रोहिबिट होती है एक तो। दूसरी बात, ग्राउंड ऑफ मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस। नाउ ये क्या है? देखिए, लॉ ये कहता है कि आप हेल्थ परमिट जो है या टेम्पररी परमिट्स अगर देते हैं तो वो जो स्टेट के बाहर के लोग होते हैं उनके लिए दी जाती है। नाउ इससे जो राइट टू इक्वालिटी है वो वॉयलेट होती है, क्योंकि बाहर के जो लोग हैं उनके लिए तो है नहीं ये मतलब परमिट लेना, लेकिन स्टेट के लोगों के लिए ये है। तो ये डिफरेंस क्यों? सो ये एक प्रॉब्लम है। तो दो राइट्स इससे वॉयलेट होती हैं। ना ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसलिए क्योंकि आर्टिकल 47 भी ये कहता है। देखिए, आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल इसीलिए तो कहता है क्योंकि कुछ लॉस होता होगा, तो रेगुलर एंड जब कोई एक्सेसिव लॉस करता है, यूज़ करता है अल्कोहल का, तो उससे फैमिली रिसोर्सेज भी ख़त्म होते हैं। जो घर के, खास करके जो वुमेन होती है, जो चिल्ड्रन होती है, वो जिस तरीके के सोशल स्टिग्मा से गुजरते हैं, जिस तरीके की डेली प्रेशर से गुजरते हैं, वो अनटॉलरेबल होता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 47 भी ये कहता है
कि वो उन्हें पूरी कोशिश करनी है कि अल्कोहल का कम से कम कंजम्पशन हो, तो इसलिए ये है। हालांकि हम सभी को पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो इसको कंज्यूम करते हैं, काफ़ी अर्ली एज से कंज्यूम करने लग जाते हैं, क्योंकि वो उनकी एक तरीके से ग्राहक होते हैं। इसलिए ये लोग जो इनके सेलर्स होते हैं वो भी ये चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा टैक्स इस चीज़ पे कमाती है। हमने कोरोना के टाइम पे देखा कि किस तरीके से जो शराब की दुकानें थी वो सबसे पहले खोली गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा सरकार को भी पैसे कमाने हैं, लोगों को भी अच्छा लगता है, तो इसीलिए ये सब काम चलता रहता है। तो हालांकि यहाँ पे भी देखिए एक्ट है, बट गुजरात के अंदर मेरे खुद जो नोन मतलब मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो रहते हैं, वो बताते हैं कि नहीं, वहाँ पे भी जो लोग हैं वो इसको कंज्यूम करते हैं। तो ये बहुत ही मतलब एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे लॉ होने के बावजूद जो वहाँ के लोग हैं वो उसको कंज्यूम करते हैं। तो कहते हैं कि लॉ ज़रूर बने हुए हैं बट पीपल आर नॉट फॉलोइंग इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो सबसे पहले अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है वो मणिपुर में रिपोर्ट किया गया दिसंबर 2020 में। उसके बाद से कोई केसेस नहीं आए हैं। पिग्स से ये होता है, काफ़ी बार हमने इनके जो पिग्स के जो कान होते हैं वो बिल्कुल रेड रेड होते हैं। ना मिज़ोरम की 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो एपी सेंटर डिक्लेयर किया गया है कि यहाँ पर अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है वो पाया जा सकता है। ना ये ध्यान रखिएगा, ये एक एनिमल डिसीज़ है जो कि पिग्स को अफेक्ट करती है। सबसे पहले अफ्रीका में मिली थी 1920 में। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है अभी तक, ठीक है, जिससे ये ठीक किया जा सके। ईरान के पार्लियामेंट ने कहा है कि वो कोई भी जो ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर साइट्स है उसकी जो इमेजेस है वो साझा नहीं करेंगे आईएईए के साथ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ। आईएईए एंड जो तेहरान है उन्होंने 3 मंथ का एग्रीमेंट साइन किया था फरवरी में कि वो बताएंगे कि जो ईरान है वो किस तरीके से काम कर रहा है। फिर ये मई 24 तक एक्सटेंड कर दिया गया क्योंकि ईरान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। फिर ईरान एंड 6 जो पावर्स थी उनके साथ 2015 में न्यूक्लियर डील भी हुई, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो वहाँ से निकल गए एंड फिर ईरान ने भी क्या करी, जो रेस्ट्रिक्शंस थी उनको वायलेट करना शुरू कर दिया। नाउ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या है, इसको एटम्स फॉर पीस कहते हैं। 1957 में क्रिएट की थी। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। देखो कैसे याद रख लेना, इसके लास्ट में ए आता है आईएईए के बाद, तो इसके अंदर भी क्या आता है, ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, वियना में भी लास्ट में ए आता है, ऑस्ट्रिया में भी लास्ट में ए आता है, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। ये रिपोर्ट देता है दोनों को, यूएन जनरल असेंबली को भी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को भी। नाउ मेन काम यही है कि ईरान न्यूक्लियर डील का मेन एम यही था कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ को ना यूज़ करें, क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जहाँ यूज़ होती हैं वहाँ पे सब कुछ ही तबाह हो जाता है। एंड बहुत ही, जैसे आपने देखा होगा कि न्यूक्लियर जो बैन कर दिया गया था, जिस तरीके से जापान पे हिरोशिमा एंड नागासाकी गिराए गए थे, तो एम यही है कि न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज़ करना है एंड कोई भी गलत यूज़ नहीं करना। अब 3 प्रोग्राम्स आपको ध्यान रखने हैं आईएईए के। एक तो प्रोग्राम फॉर एक्शन फॉर कैंसर थेरेपी, ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम, वाटर अवेलेबिलिटी इन्हेंसमेंट प्रोग्राम, एंड फोर्थ है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑन इनोवेटिव न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड फ्यूल साइकिल्स। एक और प्रोग्राम है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक दो देखो हेल्थ से रिलेटेड है, एक वाटर अवेलेबिलिटी से रिलेटेड है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड है, एक कैंसर थेरेपी से रिलेटेड है। ओके, बस यही है। 2015 की न्यूक्लियर डील भी देख लेते हैं, जो P5+1 कंट्रीज़ है। P5+1 कंट्रीज़ है, देखो मैंने आपको G7 कंट्रीज़ का क्या तरीका बताया था, UGF बिकम CGI, ठीक है, यही मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना। तो देखिए ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, UGF बिकम CGI। तो ये देखो, यू से तो आपका यूएसए यूके यहाँ भी आ गया, जी से आपका जर्मनी फ्रांस यहाँ भी आ गया, लेकिन अब आपको ये CGI हटा देना है। इसकी जगह आप क्या याद करना कि UGF बिकम वेरी रफ, ठीक है, ऐसे करना कि बहुत ही रफ है, मतलब बहुत रफ एंड टफ है, ऐसे ध्यान रखना। तो रफ एंड टफ, तो R से हो गया आपका रशिया, F से हो गया फ्रांस, ठीक है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं। इस जो डील थी इसे कहा गया था JCPOA, दैट इज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। यहाँ पे ईरान को यही कहा गया था कि अगर उसे अपना ग्लोबल ट्रेड करना है, अपने सैंक्शंस हटवाने हैं, तो उन्हें न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ किसके थ्रू होती है, यूरेनियम को एनरिच किया जाता है, उसके बाद बॉम्ब्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो हैवी वाटर रिएक्टर को यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो इस सब के थ्रू ये बनाए जाते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे किस तरीके से स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज को बेनिफिट मिला। तो कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो जो स्मॉल एंड जो मीडियम साइज्ड कंपनीज हैं उनका जो टर्नओवर एंड जो थ्रेशोल्ड है उसको बढ़ाने वाले हैं। अब कितना करने वाले हैं, 50 करोड़ से 250 करोड़ एंड बोरोइंग थ्रेशोल्ड 10 करोड़ से 50 करोड़। नाउ कुछ एग्जाम्पशंस तो रहेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल 2021 के अकॉर्डिंग। नाउ इसके अंदर देखिए कौन कौन नहीं आता, जैसे बैंक हो गए, छोटी छोटी मॉनिटरी इस्टेब्लिशमेंट्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ये आपकी एसएमसीज नहीं होती। या कोई भी फर्म जो कि होल्डिंग भी हो, सब्सिडरी भी हो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो कि कोई एसएमसी है, तो वो भी एसएमसी नहीं होगी, शॉर्ट एंड मीडियम कंपनी नहीं होगी। जैसे मान लीजिए ये शॉर्ट एंड मीडियम कंपनी नहीं है और इसने किसी और कंपनी को होल्ड करती है या ये इस कंपनी की सब्सिडरी है। अगर किसी कंपनी के अंडर कोई काम करता है तो वो होता है होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, एंड जिसके अंडर काम करता है उसे कहते हैं होल्डिंग कंपनी। इसके और भी क्राइटेरिया होते हैं लेकिन आप बस यही अभी तक ध्यान रखिए। तो अगर ये सब्सिडी एसएमसी नहीं है तो ये भी एसएमसी नहीं होगी। एम क्या है, एम यही है कि फर्म्स जो हैं वो अच्छे से अच्छा काम करें, एंड इसके अंदर वो फर्म्स नहीं आएंगी जो बैंक होंगी, ठीक है, ये सब नहीं आएंगी ना। इनको कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल नहीं करना पड़ता, रिपोर्टिंग एग्जम्पशंस मिल जाते हैं कि ज़्यादातर रिपोर्ट कम करना पड़ता है, एनालिसिस जो है वो नहीं देना पड़ता इन्हें कि इन्होंने क्या क्या बेनिफिट ऑब्लिगेशंस अपने एम्प्लॉयज़ को दिए, ठीक है, तो ये सब इनको फ़ायदे मिल जाते हैं। नाउ इनको कोई रिपोर्ट नहीं देनी पड़ती अर्निंग पर शेयर्स वगैरह की। जो शेयर है एमएसएमई का बहुत बड़ा शेयर है, मतलब 6.3 करोड़ कंपनीज जो हैं वो 1/3 जीडीपी से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। सोचो जीडीपी का 33% जो है वो एमएसएमई से आ रहा है, तो ये सेक्टर ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है एंड करीब 110 मिलियन जॉब्स ये प्रोवाइड करता है। देन देखिए इंडिया को बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को रोकने में। 2019 में गवर्नमेंट ने कहा था कि वो 2022 तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बिल्कुल इंडिया को फ्री कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन तो किए थे एंड ये कहा था जैसे बलून्स के अंदर जो स्टिक्स होती हैं, फ्लैग्स के अंदर, कैंडी के अंदर, आइसक्रीम के अंदर, थर्माकोल के अंदर, तो इनको फेज आउट करेंगे। फिर सेकंड में ये कहा था जैसे प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, कटलरी वगैरह हो गई जो मीन्स 100 माइक्रोन्स हैं थिकनेस में, उससे जो कम है उनको ख़त्म करेंगे। फिर थर्ड कैटेगरी में ये कहा था जो 240 माइक्रोन से कम है, जो कि सितंबर से स्टार्ट हुआ पिछले साल ही। नाउ चैलेंजेस यही है कि 26,000 टन से भी ज़्यादा जो प्लास्टिक वेस्ट है वो हर दिन जनरेट होता है एंड 10,000 तो कलेक्ट ही नहीं होता। तो ये जो प्लास्टिक है ये अल्टीमेटली रिवर्स, ओशियंस एंड लैंडफिल्स के अंदर ही जाता है। तो गवर्नमेंट को प्रॉपर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए सरकार को इस वेस्ट को कंट्रोल करने में 2 करोड़ रुपए लगते हैं, लेकिन इसके नुकसान से 3 करोड़ रुपए लगते हैं, तो इसीलिए वो 2 करोड़ रुपए लगा देने चाहिए। तो ये होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इम्पैक्ट्स देखने चाहिए, बेटर रिसाइकलिंग की ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज इतने अच्छे नहीं हैं जो बाकी कंट्रीज़ के पास हैं। चलिए अब देखते हैं ड्रैगन मैन। पहले मैं आपको ये ड्रैगन मैन दिखाती हूँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे। ये आप देख सकते हैं ड्रैगन मैन। तो अब पहले मैं आपको इसको पढ़ा देती हूँ। तो चाइना के रिसर्चर्स ने पाया कि उन्हें एक पुराने समय का ह्यूमन स्कल मिला है एंड नॉर्थ ईस्ट चाइना की हर्बन सिटी के अंदर इन्होंने इसे ड्रैगन मैन या होमोलोंगी कहा है। ये नाम ड्राइव हुआ है ड्रैगन रिवर से, जो कि हेलोंगजियांग जो प्रोविंस है चाइना का वहाँ पे बहती है एंड वहाँ पे सिटी है हार्बिन, तो वहाँ से मिला है एंड ये करीब करीब 1,46,000 पुराना है। सो इस तरीके का एक स्कल मिला है चाइना की नॉर्थ ईस्ट हर्बिन सिटी के अंदर, ड्रैगन रिवर पे इसका नाम रखा गया है। तो ये ड्रैगन मैन है। नेक्स्ट देखिए बंगाल मॉनिटर, या जिसको हम, ये आप बंगाल मॉनिटर की डायग्राम देख लीजिए, पहले पिक्चर देख लीजिए। सो ये आपका बंगाल मॉनिटर है। तो ये कार्निवोरस है, जहरीला नहीं होता, शेड्यूल 1 के अंदर है। लोग इसको मारते हैं मीट के लिए, ब्लड के लिए, ऑयल के लिए। लिस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक बड़ी लिजार्ड, बड़ी छिपकली की तरह होता है, ठीक है। तो ये है लिस्ट कंसर्न है। चलिए अब लास्ट आज का टॉपिक देखेंगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो बी से बंकिम, बी से बंगाली पोइट थे। सबसे इंपॉर्टेंट वंदे मातरम इन्होंने लिखा, आनंद मठ इन्होंने लिखा,
सन्यासी जो रिवॉल्ट हुआ था, विद्रोह जो हुआ था, वो इन्होंने लिखा। इनका एक बंगाल फिक्शन है दुर्गेश नंदिनी, ठीक है, ये इन्होंने लिखा है 1865 में। और भी कुछ नॉवेल्स इन्होंने लिखे हैं जैसे कि कपल कुंडल, मृणलिनी, विष वृक्ष, चंद्रशेखर, देवी चौधरानी, राज से महाराजानी। एक मैगजीन इनकी आती थी, बी से बंकिम चंद्र, बी से बंग दर्शन। पहला जो इनका इंग्लिश नॉवल जो इनकी प्रिंट थी, पहला जो फिक्शन जो कि इंग्लिश नॉवल था वो था राजमोहन वाइफ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी की पिक्चर है। सो आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को डेली फॉलो कीजिए, शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए एंड अपने ऐसे नोट्स बनाइए कि आपको ही समझ में आए। ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत क्लियर बनाने हैं, बहुत साफ राइटिंग में बनाने हैं। मेरी वीडियोज़ ऑलरेडी 20 मिनट से कम की ही रहती हैं, आप रेगुलरली उसे फॉलो करेंगे तो आपके करंट अफेयर्स अपने आप ही प्रिपेयर हो जाएंगे। कोई डाउट हो ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। ओके, सो थैंक यू।